किस्मत बनाने वाला, किस्मत बनाने वाला ग्रह, किस्मत वाला बनाने वाला ग्रह कौन है? तो किस्मत बनाने के 11 ग्रह लाल किताब के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। ठीक है। अब आप तो यहाँ सोचेंगे भाई ग्रह तो 9 ही है, लेकिन मैं तो 11 कह रहा हूँ। 11 ग्रह कंडीशन के अनुसार होते हैं। जैसे 1 4 7 10, तो जिसे हम लोग केंद्र कहते हैं उसे लाल किताब के अंतर्गत बंद मुट्ठी का घर कहा जाता है। तो यदि केंद्र स्थान में कोई उच्च के ग्रह हो, यदि केंद्र स्थान में कोई उच्च के ग्रह हो, तो वह आपका किस्मत का ग्रह कहलाता है। अर्थात उसकी दशा महादशा आपके जीवन में अच्छी जाएगी। दूसरा, एक तो हो गया केंद्र में, तो केंद्र में उच्च का कौन होगा? कौन कौन से ग्रह केंद्र में उच्च के होंगे? बृहस्पति केंद्र में उच्च का होगा। मंगल केंद्र में उच्च का होगा। सूर्य केंद्र में उच्च के होंगे। शनि केंद्र में उच्च के होंगे। सूर्य यदि फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, बृहस्पति यदि चौथे भाव में बैठ जाए, शनि यदि 7वें में बैठ जाए, मंगल यदि 10वें में बैठ जाए, यदि ये ग्रह इन भावों में बैठते हैं तो वह आपके किस्मत के ग्रह होंगे, या आपके किस्मत के ग्रह होते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ किसी कुंडली के अंतर्गत आपको यहाँ किस्मत का कोई ग्रह नहीं मिल रहा हो, अर्थात केंद्र स्थान में 1 4 7 10 जो बंद मुट्ठी है उसमें नहीं मिल रहा हो, तो आप केंद्र से बाहर जाएंगे। केंद्र के स्थान के बाहर, केंद्र स्थान के बाहर कोई उच्च का ग्रह हो। अब केंद्र स्थान के बाहर कौन उच्च का होगा? चंद्रमा यदि दूसरे में बैठ जाए, राहु यदि 3 या 6 में बैठ जाए, तो जो उच्च के ग्रह हैं, अर्थात दूसरा भाव, तीसरा भाव, पांचवा, छठा भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, एकादशवां और द्वादश, ये जो खाने हैं अर्थात ये जो भाव हैं, यदि इनमें उच्च के ग्रह बैठते हैं, उच्च के वही ग्रह बैठेंगे जिनकी उच्च की राशि होगी। जैसे चंद्रमा दूसरी राशि में उच्च का होता है, तो उच्च के ग्रह वहीं जाकर बैठेंगे। तीसरा, यदि कोई खाना का मालिक अपने खाना में ही बैठ जाए, अर्थात कोई भी अपने ही घर का हो और वह अपने ही घर में बैठ जाए, वो अच्छा है। जैसे बुध तीसरे का मालिक है, बुध तीसरे में ही बैठ जाए। बृहस्पति 9वें का मालिक है, बृहस्पति 9वें में ही बैठ जाए। शनि 11वें का मालिक है, शनि 11वें में ही बैठ जाए। तो यह आपको खाना का मालिक ग्रह यदि अपने खाना में ही बैठ जाता है तो वह आपके किस्मत का ग्रह कहलाता है। चौथा, यहां तक यदि कोई आपको ग्रह नहीं मिला हो, यहां तक यदि कोई आपको ग्रह नहीं मिला हो, तो आप चौथे रोल पे जाएंगे जो कहता है खाना नंबर 4 में बैठा ग्रह। खाना नंबर 4 में बैठा ग्रह आपके लिए किस्मत का ग्रह कहलाता है। पांचवा, तीसरे खाने में कोई ग्रह बैठा हो और नौवा खाली हो। तीसरे खाने में कोई ग्रह बैठा हो और नौवा खाली हो, तो जो तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह है वो आपके किस्मत का ग्रह होता है।
जो पहला रूल है, केंद्र स्थान में उच्च के ग्रह। यदि हम, क्योंकि हर एक शब्दों को हम पराश्री से इंटरलिंक करके चलेंगे, जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ भी पाएं, और उसके साथ ही आप इसे अच्छे से रिलेट भी कर पाएं, जो आपके मस्तिष्क में अच्छे से आ जाए। क्योंकि लॉजिक यदि समझ में आए हमें, तो चीजें हम समझ पाते हैं। तो केंद्र स्थान में उच्च के ग्रह, पराशरी भी कहता है कि यदि आपका कोई केंद्र स्थान में बैठा हुआ ग्रह हो, अच्छी स्थिति में हो, तो वो विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनाता है। केंद्र स्थान से बाहर उच्च के ग्रह, तो केंद्र स्थान से बाहर भी कोई उच्च का ग्रह बैठता हो जो अच्छी अवस्था में हो, वो भी इस योग का निर्माण करता है, विष्णु लक्ष्मी राजयोग का। अपने ही घर का स्वामी यदि अपने ही घर में बैठ जाए, तो वो अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, योग कारक जहां जाए जहां बैठे जहां देखे उस घर की वृद्धि करे, मारक जहां जाए जहां देखे जहां बैठे उस घर की हानि करे। तो अपने ही घर का स्वामी अपने ही घर में बैठ जाएगा तो अच्छा है वो, क्योंकि अपने घर को वो खराब करेगा नहीं। खाना नंबर 4 में बैठा ग्रह, चौथे भाव में कोई ग्रह यदि बैठता है पराशरी के अकॉर्डिंग, तो वो अच्छे फल को ही देता है, क्योंकि वो सुख का भाव है। नौवा, तीसरे खाने में कोई ग्रह बैठा हो और नौवा घर खाली हो, तो वो ठीक कहाँ देखेगा, तीसरे से सातवें को देखेगा। तो आपको किस्मत बनाने के लिए ट्रिगर किसे करना होगा, जो तीसरे भाव में बैठा है उसे, क्योंकि उसकी दृष्टि वहां जा रही है। छठा, यदि कोई ग्रह 11वें में बैठा हो और तीसरा घर खाली हो, यदि कोई ग्रह 11वें भाव में बैठा हो और तीसरा घर खाली हो, तो यह भी एक किस्मत का ग्रह कहलाता है। यदि हम पराशरी से लेते हैं, तो पराशरी से भी एक किस्मत का ग्रह होगा, क्योंकि एकादश भाव अच्छा है, एकादश भाव का स्वामी खराब है। एकादश भाव में बहुत सारी चीजों को देता है, लेकिन एकादश भाव का स्वामी हमें प्रेरित करता है। लाभ स्थान है, अच्छा है। और केपी के अंतर्गत यदि 2 और 11 का संबंध बनता है, तो वो धन योग का निर्माण करता है। पराश्री के अंतर्गत भी 2 11 का संबंध धन योग का निर्माण करता है। वैसे ही लाल किताब के अंतर्गत यदि 11 भाव में बैठा कोई ग्रह हो और तीसरा भाव खाली हो, तो यह किस्मत का ग्रह कहलाता है। सातवां रूल यह है, 11वां भाव खाली हो और 5वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो। 11वां भाव खाली हो और 5वें घर में कोई ग्रह बैठा हो। पांचवा यदि हम लेते हैं पराश्री से, तो वो केंद्र है, केंद्र का स्थान है। और वहां ठीक वो सामने किसे देखेगा, त्रिकोण का स्थान है, और वो ठीक सामने किसे देखेगा, एकादश भाव को देखेगा, जो लाभ देने वाला है। तो अच्छे घर का स्वामी अच्छी स्थिति में अच्छे घर में बैठकर वो लाभास्थान को देख रहा है, तो लाभ कराएगा। लाल किताब के अंतर्गत यदि 5वें में बैठा कोई ग्रह हो और 11वां भाव खाली हो, तो यह किस्मत का ग्रह कहलाता है। साथ ही यदि खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा हो, खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा हो और खाना नंबर 5 खाली है, खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा हो और खाना नंबर 5 खाली, तो यह भी आपके लिए किस्मत का ग्रह कहलाता है, अर्थात वह किस्मत का ग्रह होता है। इसे हम पराशरी से भी लेते हैं, तो दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह
धन को देता है। जब उसकी दशा आएगी तो अपने दशा के अंदर वो धन को देगा ही देगा। और आज के युग के अनुसार धन और परिवार ही सर्वत्र है, अर्थात सब कुछ है। नौवा रूल, यदि, सर। जी बताइए। सर अभी जो 8 नंबर बताया ना आपने, उसमें आवाज चली गई थी, एक बार फिर से उसको बोल दीजिए थोड़ा। अच्छा, 8 नंबर में है, यदि दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हो और पांचवा घर खाली हो। जी सर, वजह सर। जी, वजह सर, वजह एक। इसका वजह जी। नहीं समझ पाए आपका प्रश्न। जैसे आपने उसके बारे में एक्सप्लेन किया ना, खाना नंबर 11 और पांचवे के बारे में, उसी हाँ तरह। हाँ जी। तो यदि पराशरी से इसे हम लेते हैं तो दूसरा भाव धन का भाव है, वो हमें धन जी सर। देता है, ठीक है, और जी परिवार को देता है। तो आज के युग के अकॉर्डिंग यदि हम इन चीजों को लें तो धन परिवार ही सब कुछ होता है व्यक्ति के लिए, आज के लिए खासकर। जी तो इसके लिए वो उचित है। और दूसरा, और ये बात एक और वजह है आपको, तो आप हर में देखेंगे कि नौवा खाली हो तो तीसरे में कोई हो, तीसरा खाली हो 11वें में कोई हो, 11वां खाली हो तो पांचवें में कोई हो, पांचवा खाली हो तो दूसरे में कोई हो। तो ये जो रूल है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। वो आपको यह बता रहा है कि यदि आपको केंद्र स्थान में ही कोई उच्च के ग्रह मिल गए हैं तो आपको नीचे आने की आवश्यकता नहीं है, वहीं आप रुक जाइए, वही आपकी किस्मत का ग्रह हो गया। जैसे सर। पराश्रयी में हम लोग लेते हैं कि इस भाव में कोई ग्रह बैठा है, नहीं है, तो आगे बढ़ना है, यदि बैठा है तो फिर उस पर बात नहीं करनी है। वैसे ही यदि केंद्र स्थान में आपको उच्च के ग्रह मिल गए हैं तो वही आपके किस्मत के ग्रह है, उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हर भाव को, जैसे नौवा खाली हो तो तीसरे में कोई ग्रह हो, तीसरा खाली हो तो 11वें में कोई ग्रह हो, 11वां खाली हो तो पांचवें में कोई ग्रह हो, पांचवा खाली हो तो दूसरे में कोई ग्रह हो, दूसरा खाली हो तो छठे में कोई ग्रह हो, दूसरा खाली हो तो छठे में कोई ग्रह हो। कोई ग्रह छठे में बैठेगा तो दृष्टि, एक की दृष्टि तो सभी की होगी, सरासरी सातवीं दृष्टि जो 12वें भाव को दर्शा रही है। छठा भाव क्या है? नौकरी है। 12वां भाव क्या है? विदेश है। इस व्यक्ति का संबंध विदेश से हो सकता है नौकरी के माध्यम से। उसके बाद यदि खाना नंबर 6 खाली हो और 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो, खाना नंबर 6 खाली हो और 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो, तो यह भी आपको इंडिकेट करता है कि यह आपका किस्मत का ग्रह होगा। 12वां भाव पराश्रय के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट से लेते हैं हम लोग, अध्यात्म है। जैसे यदि स्मरण में आप लोग स्मरण आप लोगों को होगा तो हमने एक दिन आप लोगों से बात की थी, उसमें मैंने कहा था आप लोगों से कि यदि पांचवे का दशा हो, यदि नौवे का दशा हो, और यदि 12वें का दशा हो, या राहु और केतु का दशा हो, यदि इनकी महादशा यदि आपके जीवन में मिल गई है तो आपके लिए वो स्वर्णिम काल, सोने के जैसा आपका वो समय हो, जो सोने से लिखा जाए। तो 12वां भाव इसलिए महत्वपूर्ण है। यदि कोई 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह है तो आपका किस्मत का वो ग्रह होता है। यदि 12वां भाव खाली हो और 8वें में कोई ग्रह बैठा हो, तो यदि 8वें में कोई ग्रह बैठेगा तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से पुनः दूसरे भाव को ही देखेगा। और पराशरी के अंतर्गत यदि 8वें भाव में जितने ज्यादा ग्रह बैठ जाए उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो ये किस्मत के जो 11 ग्रह हैं,
अर्थात जो 11 सूत्र हैं किस्मत के ग्रह, इनमें किसी एक को मिलते ही अगले पे जाने जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, वही आपकी किस्मत का ग्रह है। उसे कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसकी विशेषता क्या है, इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है। क्योंकि जब आप ग्रामर आपके पास होगा, जैसे कहीं पे कोई शब्द आया कि हाँ मसनूई ग्रह, ठीक है, तो मसनूई ग्रह, तो आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ भाई, बृहस्पति यदि बनता है तो सूर्य और शुक्र से बनता है। यदि बृहस्पति खराब है तो सूर्य शुक्र खराब होगा, यदि सूर्य शुक्र खराब है तो बृहस्पति प्रभाव होगा। यदि आप कहा जाता है कहीं किस्मत का ग्रह, तो आपको स्मरण हो जाएगा कि हाँ, किस्मत के ग्रह में जो है वो 11 रूल आते हैं। तो व्याकरण के अंतर्गत आप अच्छे से इसे समझ पाते हैं। ठीक है। आज हम बात करेंगे अब कायम ग्रह के बारे में। मुकाबले के ग्रह, उसके बाद कायम ग्रह। कायम ग्रह वह है, वह ग्रह जो अपने पक्के घर में ही बैठे हों और साथ ही वो किसी भी प्रकार से पीड़ित अवस्था में ना हो। साथ ही वो किसी भी प्रकार से पीड़ित अवस्था में ना हो, तो ऐसा ग्रह कायम ग्रह कहलाता है। अब इसे कायम ग्रह कहने का रीजन क्या है? एक बार वह दोहरा दिएगा सर, फिर आवाज चली गई थी। ठीक राहु है, सर ठीक। एक्टिव हो जा रहे हैं, क्या बात है? अभी राहु की अंतर्दशा चल रही है सब। इसीलिए। वह ग्रह जो अपने पक्के घर में बैठे हों, या वह ग्रह, साथ ही जो ग्रह अपने पक्के घर में बैठा हो और उस ग्रह के ऊपर किसी भी प्रकार से पाप ग्रहों का प्रभाव न हो, पीड़ित अवस्था में ना हो, अर्थात लाल किताब के व्याकरण के हिसाब से वो अच्छी अवस्था में हो, तो ऐसा ग्रह कायम ग्रह कहलाता है। ऐसा ग्रह कायम ग्रह कहलाता है। ठीक है। जैसे कायम ग्रह क्या है? सूर्य यदि अपने लग्न में ही बैठ गया हो, सूर्य यदि लग्न में ही हो, शुक्र यदि सप्तम में ही बैठ जाए, बुध यदि छठे में ही बैठ जाए, तो ये क्या है? उनके अपने कायम ग्रह हो गए। अर्थात ये कायम हो गए अपने कुंडली के लिए, और ये अच्छे परिणाम देने को बाध्य हो गए। जहां बैठे हैं उस ग्रह से संबंधित या अच्छे परिणाम देने को बाध्य हो गए आपके लिए। एक शब्द और आपको लाल किताब में मिलेगा जिसे कहते हैं ग्रह का घर। ग्रह का घर। अब ग्रह का घर, ये सिंपल आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो ग्रह जिस भाव का कारक है, वह उस भाव का, वह ग्रह, ग्रह का घर, वह जिस भाव का मालिक है, वह उस घर का घर है, वह उस ग्रह का घर है। जो भी ग्रह हो, जैसे शनि 11वें का मालिक है, तो वो उसका घर हो गया। सूर्य 5वें का मालिक है, तो वो उसका घर हो गया। यह तो है ग्रह का घर। फिर इसे आप यदि पलटते हैं, जैसे घर का ग्रह, तो उसमें कौन आ जाएंगे? कारक आ जाएंगे। जैसे एक हो गया ग्रह का घर, जिसमें उस घर के मालिक की भूमिका है। दूसरा हो गया घर का ग्रह। जी। हम लोग बात कर रहे थे, एक है ग्रह का घर। ग्रह का घर वो है जिसमें भाव के मालिक की भूमिका है, जो भाव का मालिक है उसकी भूमिका है। दूसरा है घर का ग्रह। घर का ग्रह वो है जिसमें जो ग्रह जिस भाव का कारक है, वह उस भाव का घर का ग्रह है। जैसे बृहस्पति दूसरे भाव के कारक है,
बृहस्पति पांचवे के कारक हैं, बृहस्पति नौवे के कारक हैं। तो ये क्या हो गए इन भावों में? बृहस्पति, बृहस्पति हो गए घर का ग्रह, अर्थात इन घरों के ग्रह हैं बृहस्पति। दूसरे घर के ग्रह हैं, पांचवे घर के ग्रह हैं, नौवे घर के ग्रह हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका टकराव का ग्रह। जैसे गुण है, जैसे नाम है, वैसे ही गुण भी है। टकराव के ग्रह में समझिए एक तरीके से पराशरी भी इसे हम कह सकते हैं। टकराव के ग्रह में जो ग्रह एक दूसरे से एक आठ बैठा हो, जो ग्रह एक दूसरे से एक आठ बैठा हो, अब वो मित्र रहे या शत्रु रहे, वह एक दूसरे से शत्रुता रखेंगे ही रखेंगे। तो पराश्री में हम देखते हैं ना कि यदि दसम भाव को देखना है और दसम से आठवें अर्थात पांचवें भाव में कोई ग्रह बैठ गया हो तो वो दसम को हानि पहुंचाएगा। ठीक है, वो ग्रह दसम को हानि पहुंचाएगा। वैसे ही टकराव के ग्रह में यदि कोई ग्रह जैसे दूसरे भाव से आठवां अर्थात नौवे में बैठ गया हो, अब नौवे भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वह तो दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जो ग्रह दूसरे में बैठा है वो नौवे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि कोई ग्रह पांचवें भाव में बैठा हो और कोई ग्रह बारहवें भाव में बैठा हो, जो ग्रह पांचवें में बैठा है वो बारहवें को नुकसान पहुंचाएगा। जो पांचवें में बैठा है वो बारहवें को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जो बारहवें में बैठा है वो पांचवें को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। जी। जी। अब इसका तात्पर्य यह है कि आप यह देख लीजिए वो कहां से आठवां हो रहा है, पहले भाव से या पिछले भाव से। जहां से आठवां होगा वह ग्रह उसे नुकसान पहुंचा रहा होगा। वैसे ही यदि कोई ग्रह छठे भाव में बैठ जाए, कोई ग्रह छठे में बैठ जाए तो छठा घर में बैठेगा तो उसकी आठवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? लग्न पे जाएगी। हाँ। तो लग्न में जो ग्रह बैठा होगा उसे वो पीड़ित करेगा, परेशान करेगा, उसे हाँ। अच्छी अच्छी अवस्था में नहीं लाने देगा। यदि ठीक वैसे ही कोई ग्रह दसम भाव में हो, कोई ग्रह पांचवे में बैठा हो, तो दसम की दृष्टि पांचवे पे कौन सी दृष्टि जाएगी? आठवीं दृष्टि जाएगी। आठवीं दृष्टि। तो एक आठ का एक टकराव का ग्रह हो गया, अर्थात जो दसम में बैठा ग्रह है वो पांचवे में बैठे ग्रह को परेशान करेगा, लेकिन जो पांचवे में बैठा ग्रह है वो दसवें में बैठे ग्रह को हानि नहीं देगा, परेशानियां नहीं उत्पन्न करेगा उसके लिए। ठीक है। एक टकराव के जी। ग्रह होते हैं, इसे स्मरण रखिएगा क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता पड़ेगी। पढ़ी। आगे हम बात करें बुनियादी ग्रह। बुनियादी। जी। बुनियादी ग्रह। जैसा नाम है जी। बुनियाद, वैसे ही बुनियाद इसके मतलब गुण हैं। मजबूती। हाँ। जैसे यदि कोई दो ग्रह हो और दोनों शत्रु ग्रह हैं, यदि कोई दो ग्रह और दोनों शत्रु ग्रह हैं और वो त्रिकोण में बैठ जाएं
देखिए लाल किताब को, लाल किताब ने BNN को भी यूज किया है, लाल किताब ने पराशरी को भी यूज किया है। जैसे एक आर्ट जो है वो पराशरी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। हम्म। और यह जो दूसरा है बुनियादी, जो कहता है कि यदि कोई दो शत्रु ग्रह हैं और वो एक ही त्रिकोण में है, जैसे 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, किसी एक ही त्रिकोण में है, तो यह एक दूसरे की सहायता करते हैं, शत्रुता नहीं रखते। तो यहाँ BNN है, अर्थात त्रिकोण पे, ट्राइन पे BNN चलता है। तो यहाँ भृगुनंदी नाड़ी का भी प्रयोग हो गया, क्योंकि उसे एक सोल कहा गया है। जैसे 1 5 9 जो राशियां हैं, या 1 5 9 जो भाव हैं, इनका एक सोल क्या है? वो धर्म है। इनका एक आत्मा क्या है? वो धर्म है। तो इन भावों में यदि कोई ग्रह बैठता है तो आपस में शत्रुता नहीं रखेगा, क्योंकि सभी के आत्मा तो एक ही है। यदि जी। कोई 4 8 12 में बैठता है तो उसका जो सोल है वो मोक्ष है और जल है। हम्म, मौत। तो उसे जल और मोक्ष से ही मतलब है। हम्म। तो ये हो गए आपके बुनियादी ग्रह। अर्थात पुनः मैं बता दूं, यदि कोई ग्रह शत्रु ही हो और वो केंद्र में बैठ रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे से 5 9 बैठते हैं, तो त्रिकोण में बैठते हैं, केंद्र को छोड़ दीजिएगा, त्रिकोण में बैठते हैं, या वो एक दूसरे से 5 9 बैठते हैं, तो यह शत्रुता नहीं रखते हैं आपस में। इनकी आपस में मित्रता होती है, एक दूसरे को की सहायता करते हैं, उल्टे परेशान नहीं करते, हैरान नहीं करते। जैसे ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा, ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा, तासीर चंद्रमा वो होता हो, असर मगर उस घर में जाता, शनि जहां कुंडली में बैठा हो। अभी कुछ देर पहले हमने बात की कि यह जो लाल किताब है वो एक दूसरे भाव से कंबाइन है। ठीक है। अब यह जो, इसे तो हम कविता नहीं, इसे हम दोहा कह सकते हैं भाई, क्योंकि हम तो दोहा पढ़ने वाले ही हम लोग हैं। तो इसे दोहा कहा जाए तो इस दोहे में लिखा है, ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा, अर्थात चतुर्थ भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठा हो, तासीर चंद्रमा वो होता है। चौथे में कोई भी ग्रह बैठेगा तो उस ग्रह की अच्छी या बुरी स्थिति देखने के लिए आपको किसे देखना होगा? चंद्रमा को देखना होगा कि चंद्रमा की क्या स्थिति कुंडली में है। यदि चंद्रमा पीड़ित है तो चंद्रमा के आत्मा में, चंद्रमा के घर में जो ग्रह बैठा है वो भी अच्छी अवस्था में नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कहता है असर मगर उस घर में, शनि जहां कुंडली में बैठा हो। अब देखिए, यदि चंद्रमा अच्छी अवस्था में हो तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ ग्रह अच्छी अवस्था में होगा। यदि चंद्रमा अच्छी अवस्था में ना हो तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ ग्रह अच्छी अवस्था में नहीं होगा। और इसका प्रभाव कहाँ जाएगा? असल मगर उस घर में जाता, शनि जहां कुंडली में बैठा हो। अब चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह की शुभ या अशुभ का प्रभाव कहाँ जाएगा? जन्म कुंडली में, या फिर जो लाल किताब की वर्ष फल कुंडली बनती है उसमें। जहां भी कहीं शनि बैठा होगा उस भाव पर भी इसका प्रभाव जाएगा। जैसे मान लेते हैं मेष लग्न की ही कुंडली है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली लाल किताब प्रेफर करता ही है। तो एक कुंडली के अंतर्गत
चौथे घर में बुध बैठे हैं। चंद्रमा जो है वो शनि राहु केतु के साथ बैठा है उसी कुंडली के अंतर्गत। तो यहाँ चौथा भाव पीड़ित हो गया। अब चौथा भाव पीड़ित हो गया तो बुध भी पीड़ित हो गया। और इसका प्रभाव यदि आपके कुंडली में शनि एकादश में बैठा है या शनि आपके लग्न में बैठा है। शनि आपके लग्न में बैठा है तो आपका चौथा भाव खराब है वो अलग है। आपका चंद्रमा खरा है वो अलग है। सबसे ज्यादा प्रभाव जाएगा आपके शनि के ऊपर जहां आपका शनि बैठा होगा। शनि आपका समस्या में आ जाएगा। और शनि समस्या में आएगा तो वो जिस घर में बैठा है जिस खाना में बैठा है वो खाना समस्या में आ जाएगा। अर्थात लग्न दूषित हो जाएगा आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है। समझ रहे हैं क्लियर है। ठीक। इससे ही मिलता जुलता दूसरा नियम यह कहता है घर 11 में जो आवे तासीर शनि वो होता हो असर मगर उस घर में जावे गुरु कहाँ कहाँ कुंडली में बैठा हो। अब इसका भी यही कहना है कि यदि आपके जन्म कुंडली में या वर्षफल कुंडली में जो ग्रह 11 भाव में है उसकी शुभता या अशुभता जांच करने के लिए आपको शनि को देखना आवश्यक है। शनि यदि आपके कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो 11 भाव में बैठे हुए ग्रह भी अच्छी अवस्था में होंगे। यदि शनि अच्छी अवस्था में नहीं है तो 11 भाव में बैठे हुए ग्रह भी अच्छी अवस्था में नहीं होंगे। और इसका असर कहाँ जाएगा। असर मगर उस घर में जावे गुरु कहाँ कुंडली में बैठा हो। लेकिन जन्म कुंडली या वर्ष कुंडली में जहां गुरु बैठा होगा उस घर को वो खराब कर देगा। इसका मूल कौन है। इसका मूल शनि है। यदि शनि खराब हो गया तो शनि खराब होते ही जहां गुरु बैठा है वो घर खराब हो जाएगा आपका और गुरु खराब हो जाएगा। घर चलकर जो आवे दूजे। घर चलकर जो आवे दूजे ग्रह किस्मत बन जाता है। ग्रह किस्मत बन जाता है। घर 10वां अगर खाली होवे सोया हुआ कहलाता है। अब इसका क्या तात्पर्य है। सर एक बार दोहरा दीजिएगा सर। ठीक है। घर चलकर आवे घर चलकर जो आवे दूजे अर्थात दूसरा घर दूसरे घर के बारे में विश्लेषण है। ग्रह किस्मत बन जाता है। घर 10वां अगर खाली होवे सोया हुआ कहलाता है। इसका तात्पर्य यही है कि यदि आपके जन्म कुंडली में या वर्षफल कुंडली में यदि दूसरे भाव में कोई ग्रह हो तो वह शुभ होता है। दूसरे भाव में यदि कोई ग्रह हो तो वो शुभ होता है। लेकिन क्या है घर 10वां अगर खाली हो गए लेकिन दूसरे भाव में कोई ग्रह आ जाए और 10वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो दूसरे भाव वाला जो ग्रह है वो सोया हुआ कहलाता है। अर्थात इसका फल आपको नहीं मिलेगा निष्फल हो जाएगा है। दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह निष्फल हो जाएगा यदि आपके 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो। इस सूत्र का यही तात्पर्य है या अर्थात है। और यदि दूसरे बार दसम दोनों भावों में ही अच्छे ग्रह आ जाएं अर्थात
दूसरे भाव में आपका कोई ग्रह हो और 10वें भाव में भी कोई ग्रह मौजूद हो, और वो दोनों सम हो। जैसे गुरु शनि क्या है, लाल किताब के अंतर्गत सम है, सम हो या मित्र हो, तो यह आपके लिए उनकी दशा गोल्डन पीरियड होती है। गोल्डन पीरियड यह होती है। ठीक है, अर्थात बहुत ही अच्छा यह सिद्ध होता है, बहुत ही अच्छा यह फल आपको देता है। वैसे ही यदि आपके जन्म कुंडली में 8वें घर में कोई ग्रह बैठा हो, वही ग्रह, ध्यान से समझिएगा, वही ग्रह वर्ष फल कुंडली में दूसरे घर में बैठा हो और 8वां घर खाली हो, तो यह भी बहुत ही अच्छा फल आपको देता है। जन्म कुंडली के 8वें घर वाला घर घर वाला ग्रह यदि आपके वर्ष फल कुंडली में दूसरे घर में चला जाए और वर्ष फल कुंडली के अंतर्गत ही 8वां घर खाली अवस्था में हो, तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में होता है, अर्थात बहुत अच्छा फल देता है। दूसरे भाव संबंधित धन संपदा इन सभी चीजों को वो देता है, अर्थात धन विशेष कर देता है। सोया घर, सोया घर जैसे किस जिस घर में कोई भी ग्रह ना बैठा हो, या जिस घर में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही हो, तो ऐसे घर को सोया हुआ घर कहा जाता है। ऐसे घर को सोया हुआ घर कहा जाता है। जैसे चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हो, चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो, तो शनि की 7वें भाव की दृष्टि तो जाएगी नहीं वहां, ए 10वें भाव की दृष्टि तो जाएगी नहीं, क्योंकि चतुर्थ की दृष्टि सिर्फ है वहां। तो चौथे में जो ग्रह बैठेगा वो खाली हो जाएगा, अर्थात वो सोया हुआ माना जाएगा। चौथा घर आपका सोया हुआ माना जाएगा। वैसे ही यदि कोई भी ग्रह 5वें घर में ना हो, यदि कोई भी ग्रह 5वें घर में ना हो, तो वो भी सोया हुआ माना जाएगा। यदि कोई ग्रह 6ठे में ना हो, तो वो भी सोया हुआ माना जाएगा, क्योंकि 6ठे में भी किसी की दृष्टि नहीं आती है, चौथे में किसी की दृष्टि नहीं आती है, 5वें में किसी की दृष्टि नहीं आती है। ठीक है, अब ये सोया जो घर है उसके उपाय क्या करने हैं, अर्थात क्या करने से घर अच्छी अवस्था में आता है। यदि आपको पहला घर को जगाना है, तो उसके लिए आप मंगल का उपाय करेंगे। उसके लिए आप मंगल का उपाय करेंगे या मंगल से आप अलाइन होंगे। यदि आपको दूसरे घर को जगाना हो, तो आप चंद्रमा का उपाय करेंगे, चंद्रमा से अलाइन होंगे। यदि आपको तीसरे घर को जगाना हो, तो बुध के उपाय या बुध से अलाइन आप होंगे। चौथे घर के लिए आप चंद्रमा का प्रयोग करेंगे। 5वें घर के लिए आप सूर्य का प्रयोग करेंगे।
छठे घर के लिए आप राहु का प्रयोग करेंगे। सातवें घर के लिए आप शुक्र का प्रयोग करेंगे। आठवें घर के लिए चंद्रमा का प्रयोग करेंगे उपाय के लिए, या फिर अलाइन होने के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए। कैसे करना है वो भी बात की जाए। नवम भाव के लिए आप बृहस्पति से अलाइन होंगे या बृहस्पति के उपाय करेंगे। दसम भाव के लिए आप शनि से उपाय करेंगे। 11वें भाव के लिए आप बृहस्पति से उपाय करेंगे। 12वें भाव के लिए आप केतु से उपाय करेंगे। 12वें भाव घर का केतु बहुत ही अच्छा माना जाता है लाल किताब के अंदर। तो इन ग्रहों के उपाय करने से आप पर्टिकुलर सभी भाव को जागृत करते हैं, अर्थात उन्हें आप जगाते हैं जो घर सोए हुए स्थिति में हैं, जिनके रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहे हैं। सर एक बार थोड़ा सा दोहरा दीजिएगा सबको। लिख लीजिए। प्रथम भाव मंगल। जी। दूसरा भाव चंद्रमा। जी। तीसरा बुध। जी। चौथा गुरु। चौथा चंद्रमा। चौथा भी चंद्रमा। पांचवा सूर्य। जी। छठा राहु। सातवां शुक्र। आठवां भी चंद्रमा। नौवां बृहस्पति। 10वां शनि। एकादश बृहस्पति। द्वादश केतु। ओके सर। यहाँ तक आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए।